आज की कहानी है कर्ज उतारने चली आना मेरी कोठी पर। नैना दोनों हाथों से पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और देवर के साथ खेत में काम में जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने आ रहे सरपंच के लड़के अवध और मुंशी दीनदयाल पर उसकी नज़र पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। अवध और मुंशी दीनदयाल की नज़र नैना के इस हरकत और उसके गदराए जिस्म के उतार चढ़ावों पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अवध ने दीनदयाल से पूछा, क्यों मुंशी जी, यह सोन चिड़ैया किसके घर की है? यह तो रमुआ की बहू है, जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। रमुआ अभी 2 महीने पहले ही तुम्हारा था। 3 साल पहले उसने सरपंच जी से 8,000 रुपये उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 17,000 रुपये हो गए होंगे। अवध की आदतों से परिचित मुंशी दीनदयाल ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा फिर भी इतना कर्ज? आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है ना? अवध ने कुछ सोचते हुए पूछा। और मुंशी जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुंशी जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुंशी दीनदयाल सुबह सुबह ही नैना के घर जा पहुंचा। उस समय रमुआ के दोनों लड़के बिरजू और रामेश्वर दलान में बैठे चाय पी रहे थे। दीनदयाल को सामने देख बिरजू ने चाय छोड़कर दलान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मुंशी जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूँगा ही, लेकिन बेटा बिरजू, धीरे धीरे आजकल पर डालते हुए 8,000 के 17,000 रुपये हो गए। तूने तो महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मूल, तू तो ब्याज तक नहीं देता। मुंशी जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले रामेश्वर का घर बसाया है और अभी अभी पिताजी भी गुजरे हैं। बिरजू की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब ना। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई। मुंशी दीनदयाल ने कहा। जब तक नैना उसके लिए चाय लेकर आ गई, दीनदयाल उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुड़कने लगा और रामेश्वर चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख रामेश्वर, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया। अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी सरपंच जी तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो। कहकर दीनदयाल रुक गया। कौन सा रास्ता? दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा अवध ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिल लो। मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहाँ जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीवी को भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहाँ रहूँगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुंशी ने चाय पीते पीते बिरजू और रामेश्वर को भरोसे में लेते हुए कहा। नैना ने दरवाजे की ओर से मुंशी की सारी बातें सुन ली थी। बिरजू नैना को अवध की कोठी पर अकेली नहीं भेजना चाहता था, पर नैना सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्ज उतार फेंके। दूसरे दिन नैना सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुंशी ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। नैना वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द को सुनकर उसका डर जाता रहा। वह अंदर चली गई। मालिक, यह है रमुआ की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 8,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 17,000 रुपये हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुंशी ने नैना की ओर इशारा करते हुए अवध से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए।
नहीं नहीं, अब और कुछ मोहलत नहीं मिलेगी। अवध अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बूंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे। अवध नैना के गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। अवध उसके उभारों को छूता हुआ मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। नैना इस छुअन से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोर कर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर अवध ने नैना की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया। अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। अवध ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए, फिर भेजना अपने पति को जेल। खेत घर सब नीलाम कराकर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। नैना इसी उधेड़ बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें मिलेंगी। कुछ दिनों बाद मुंशी दीनदयाल फिर नैना के घर जा पहुंचा और बोला, बेटी नैना, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्दी ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी, फिर गहने दूंगी। ठीक है? वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना, फिर। वहीं खड़े नैना के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद नैना ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख दीनदयाल, अब मुझे बेटी बेटी न कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम है। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लाता है, उसके गहने को उतरवाता नहीं है। नैना की आवाज़ में गुस्सा था। दूसरे दिन नैना एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर अवध की कोठी पर पहुंच गई। आज अंदर कमरे में तेरा कागज निकाल कर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। नैना को देखते ही मुंशी बोला। नैना झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये है मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, अवध ने कहा। नैना ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए है। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। अवध कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला। यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? नैना की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। अवध को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। नैना बिजली की रफ्तार से अहाते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते के भीतर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे नैना को भीतर करके दरवाजा बंद कर ले। अवध और दीनदयाल भी समझ रहे थे कि अब वे दिन नहीं रहे जब बड़ी जाति वाले निजी जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। नैना बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और दीनदयाल, देख लो, पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज? सबके सामने कह दो। हाँ हाँ ठीक है, अवध ने घायल सांप की तरह फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद अवध और दीनदयाल ने जब पोटली खोलकर देखी तो वे हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें नैना के गहनों के साथ साथ दीनदयाल की बेटी के भी कुछ गहने थे, जो नैना की अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या नैना उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने लाई है?
सोचकर दीनदयाल का सिर घूम रहा था। अवध और दीनदयाल दोनों समझ गए कि नैना एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिलाकर गई है। Audio Jungle.